Hi everyone, welcome to Kalam Pieces. Myself Abhishek, and this is 22nd lecture in the series of Bihar Fact File, which is Bihar specific daily current affairs program. Right? So 22वां लेक्चर है और आज एक और खास न्यूज निकल के आई है हमारे सामने, जो कि है 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, और एक बड़े डिसअपॉइंटमेंट के साथ काफ़ी लोग इसको देख रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 235 ओनली, 235 वैकेंसी, जबकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि 100 के आसपास डीवाईएसपी और 90 के आसपास जो है एसडीएम की वैकेंसीज भी इसमें क्लब होके आएंगी। लेकिन कितनी आई हैं? तो 0 वैकेंसीज हैं ऑफ एसडीएम और डीवाईएसपी। अगर बात करें लेवल 9 की पोस्ट की तो कुछ भी नहीं है, नील। ठीक है, लेवल 7 में आरओ की पोस्ट है ठीक ठाक, ठीक है, जो इस बार अभी दिख रही हैं, और कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जो लिक्विडेटिव दिखे 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो ये तो रहा नोटिफिकेशन की बात। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि दिस इज नॉट अ कंप्लीट नोटिफिकेशन, 10 से 12 जो है डिपार्टमेंट ने ही अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। आगे आने वाले समय में हो सकता है, दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वैकेंसीज बढ़ें और इसमें क्लब हों। ठीक है, लेकिन अनुमान ही लगाया जा सकता है, जब तक आपके सामने कुछ ना हो तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, हमें तैयारी करनी ही है। तो पहला है साहित्य अकेडमी का जो है बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार। तो साहित्य अकेडमी ने 2 अपने अवार्ड्स अनाउंस किए हैं, लोगों को दिए भी हैं। ठीक है, तो इसमें से बिहार का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमको सामने निकल के आता है। ठीक है, तो अक्षय कुमार सन्नी है। कौन है? अक्षय कुमार सनी। ठीक है, इनको बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। ठीक है, किसको? अक्षय कुमार सनी को ग्रांटेड विद बाल साहित्य पुरस्कार 2020-30 इन मैथिली लैंग्वेज। तो 22 लैंग्वेजेस में शायद दिया जाता है, और भी मतलब हिंदी से रिलेटेड आसपास की लैंग्वेजेस 22 लैंग्वेजेस में। और इनकी बुक है ओई कतरा झोल कतरा। ठीक, ओई कतरा झोल कतरा, इसके लिए इनको मैथिली लैंग्वेज में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। और देखते हैं तो साहित्य अकेडमी हैज अनाउंस द लिस्ट ऑफ 22 रेसिपिएंट्स ऑफ इट्स बाल साहित्य पुरस्कार। 22 लोगों को बाल साहित्य और 20 लोगों को युवा पुरस्कार दिया गया है 2023 में। कितने? 22 लोगों को बाल साहित्य और 20 लोगों को युवा साहित्य। तो इस 22 लोगों में से एक हैं आपके बिहार के, कौन? अक्षय आनंद सनी। अक्षय आनंद सनी। ठीक है, इनको जो है बाल साहित्य पुरस्कार कतरा झोल कतरा के लिए दिया गया है मैथिली लैंग्वेज में। दिस इज फर्स्ट बुक, पहली बुक है विच प्रीवियसली रिसीव्ड लिटरेरी कल्चरल कमिटी एंड मैजम युवा पुरस्कार 2018। तो इसको एक पहले भी पुरस्कार मिल चुका है। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो बाल साहित्य में 22 लोगों को, युवा पुरस्कार में 20 लोगों को। तो युवा पुरस्कार और बाल साहित्य में हिंदी और इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो हम देख लेते हैं। तो इंग्लिश के लिए बाल साहित्य पुरस्कार में सुधा मूर्ति को मिला है। फेमस नॉवेलिस्ट हैं, आप सबको पता है सुधा मूर्ति। तो इनकी बुक है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, जो किस्से कहानियां सुनाते हैं बूढ़े दादा दादी आप लोगों को, उस पे बेस्ड है ये किताब ग्रैंड पेरेंट्स अब बैग ऑफ स्टोरीज। इंग्लिश में है, सुधा मूर्ति ने लिखी है, इसके लिए इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, वहीं सूर्यनाथ सिंह को कौतुक आपके नाम की बुक के लिए, हिंदी में है ये, इसके लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? सूर्यनाथ सिंह को। अब युवा पुरस्कार की बात कर लें इंग्लिश में, तो अनिरुद्ध कनिसेट्टी को दिया गया फॉर द लॉर्ड ऑफ द डेक्कन सदर्न इंडियन फ्रॉम चालुक्याज टू चोलाज। चालुक्य से चोल वंश के ऊपर हिस्ट्री पे एक इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्याज टू चोलाज। इंग्लिश में है और लिखा किसने है? अनिरुद्ध कनिसेट्टी ने। ठीक है, इंग्लिश में इनको युवा पुरस्कार मिला है, इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, वहीं अतुल कुमार राय को हिंदी लैंग्वेज में युवा पुरस्कार मिला है फॉर चंद्रपुर की चंदा। चंद्रपुर की चंदा इनकी बुक है, उसके लिए युवा पुरस्कार दिया गया। तो ये रहा आपका साहित्य अकेडमी का युवा पुरस्कार और बाल भारती पुरस्कार का इंपॉर्टेंट। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों, ये युवा पुरस्कार का इंग्लिश और ये हिंदी, वही ये बाल भारती का आपका इंग्लिश और ये हिंदी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और हमने बिहार स्पेसिफिक भी, जो अक्षय आनंद सन्नी, तो उनको बुक के लिए मैथिली में जो पुरस्कार मिला। तो इतना चीजें इंपॉर्टेंट थी जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द सेकंड न्यूज इज स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स। कहाँ पे हुआ? तो होस्ट कंट्री थी जर्मनी। ठीक है, जर्मनी थी, जर्मनी में आयोजित किया गया। गजेंद्र कुमार, ठीक है, बिहार के हैं, गजेंद्र कुमार इज इन द न्यूज एज ही वाज वन ब्रोंज मेडल इन द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स, जो कि बर्लिन में,
बर्लिन में हुआ, ठीक है। चलिए, तो गजेंद्र कुमार को ब्रोंज मेडल मिला। ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं, ठीक है, याद रखिए। ही अचीव दिस इन द स्पोर्ट ऑफ शॉर्ट पुट। तो किस में मिला इनको? गजेंद्र कुमार को शॉर्ट पुट में मिला। शॉर्ट पुट में ब्रोंज मेडल दिया गया और ये जहानाबाद के हैं। कहाँ के हैं? जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो ये आपका बिहार स्पेसिफिक हो गया, स्पेशल ओलंपिक से जो निकल के आया, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम से, ठीक है। नाउ अबाउट स्पेशल ओलंपिक को जानते हैं। तो ऑर्गेनाइज कौन करता है? स्पेशल ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड रिकॉग्नाइज किया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज किया जाता है स्पेशल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन, और इसको रिकॉग्निशन देता है जो आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जो ओलंपिक गेम्स भी करवाती है, वो रिकॉग्नाइज करता है। हर 2 साल में एक बार होता है, हेल्ड बाइनियल, एवरी 2 ईयर्स पे। 2025 में जो है वो इटली में जो है प्रपोज्ड है। 2025 में इट विल हेल्ड इन इटली, एंड इन 2027 ऑस्ट्रेलिया इज द वेन्यू, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज द वेन्यू। नाउ इंडिया सिक्योर्ड टोटल 76 गोल्ड्स। इस वाले में आपका स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में इंडिया ने कंप्लीट हो चुका है। इंडिया ने 76 गोल्ड सिक्योर किए हैं, 75 सिल्वर मेडल्स और 51 जो है 51 ब्रोंज मेडल। तो ये भी आपको टैली याद रखना चाहिए। सबसे ज्यादा गोल्ड है, देन एक कम सिल्वर है 75, देन 51 इज ब्रोंज मेडल इन द ग्लोबल मल्टी स्पोर्ट्स स्पेक्टिकल। द इंडियन एथलीट बैग्ड 6 मेडल्स फ्रॉम ट्रैक इवेंट, जो लास्ट में होता है, तो उसमें भी 6 मेडल ले आए, 2 गोल्ड है, 3 सिल्वर और 1 ब्रोंज। ऑन द कंक्लूडिंग डे विद आंचल गोयल जो 400 मीटर दौड़ में लेवल बी फीमेल में, और रविमथी अरुमुंगम 400 मीटर में, ये भी फीमेल हैं, स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द पोडियम। तो ये आपका स्पेशल ओलंपिक के बारे में पूरा रहा। वेन्यू याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था? तो बर्लिन में हुआ था, बर्लिन में, ठीक है, बर्लिन में। नाउ अगली न्यूज है अबाउट बेस्ट लेजिस्लेटर इन द कंट्री। तो बेस्ट लेजिस्लेटर इन द कंट्री, तो ये एमएलए हैं बिहार के, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं बिहार के। किनका नाम है? शकील अहमद खान। और ये किसके एमएलए हैं? तो कांग्रेस एमएलए हैं इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज वन ऑफ द बेस्ट लेजिस्लेटर इन द कंट्री, ठीक है। तो कौन रिकॉग्नाइज करता है ये देखना है, ठीक है। तो डॉक्टर शकील अहमद खान, इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा। ही रिसीव्ड दिस ऑनर एट द नेशनल लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस। तो नेशनल लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस होता है हर साल, इस बार मुंबई में हुआ है। यहाँ पे इनको ये रिकॉग्निशन प्राप्त हुआ बेस्ट लेजिस्लेटर इन द कंट्री का, डॉक्टर शकील अहमद खान को याद रखिएगा। डॉक्टर खान वॉज एक्नॉलेज्ड फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन रेजिंग हिज वॉइस फॉर प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव लाइक पुअर्स के लिए उनको ऊपर ले आना, ठीक है, और ड्रिंकिंग वाटर के लिए, काफी स्लम एरिया डेवलपमेंट के लिए काफी काम इनका सराहनीय रहा है, ठीक है। ही रिप्रेजेंटेड द कड़वा असेंबली, ठीक है। कहाँ पे है कड़वा असेंबली? तो कड़वा कॉन्स्टिट्यूएंसी कटिहार डिस्ट्रिक्ट से ये आते हैं। कौन? डॉक्टर शकील अहमद, सर्वश्रेष्ठ विधायक। कहा किसी भी पद पर जाने के बाद नम्रता और सादगी बनी रहनी चाहिए, इनकी वो थी, ठीक है। तो ये डॉक्टर शकील अहमद को याद रखिएगा, मुंबई के कार्यक्रम में इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। बेस्ट लेजिस्लेटर इन द कंट्री डॉक्टर शकील अहमद, कड़वा कटिहार से एमएलए हैं, ठीक है। तो बस इतना ही। नाउ फोर्थ न्यूज, ठीक है। तो ये न्यूज है, तो इसमें आपको क्या जानना है? तो ये इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव को जो है डिफेमेशन कोर्ट में कुछ सुनाया जा सकता है या इन पे डिफेमेशन केस हुआ था, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि इनके ऊपर डिफेमेशन केस हुआ। अब इस पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि डिफेमेशन एक्ट कब आया या डिफेमेशन का कानून कब आया, ठीक है। डिफेमेशन कौन से शेड्यूल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 10th शेड्यूल में आता है, ये ध्यान दीजिएगा, डिफेमेशन का केस, ठीक है। कब इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, सारी चीजें तो 1 by 1 देखेंगे। तो गुजरात कोर्ट में टेक अ बिग डिसीजन ऑन तेजस्वी यादव टुडे, इंपॉर्टेंट हियरिंग विल हेल्ड ऑन डिफेमेशन केस। तो डिफेमेशन केस ये क्या था? तो इन्होंने गुजराती ठग बोला था, एक मतलब पूरे गुजराती कम्युनिटी को, और किसको रिप्रेजेंट करके बोला था? तो मेहुल चौकसी को। सबको पता है मेहुल चौकसी कौन है, ठीक है। तो मेहुल चौकसी को लेते हुए पूरे गुजराती कम्युनिटी को गुजराती ठग की तरह रिप्रेजेंट किया। इस वजह से गुजरात के ही एक लॉयर ने इनके ऊपर PIL फाइल की, ठीक है, PIL फाइल की, जिसके तहत इनको वो किया गया। बिग डिसीजन में कम ऑन बिहार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ऑन वेडनेसडे इन गुजरात अहमदाबाद कोर्ट, एन इंपॉर्टेंट हियरिंग टू बी हेल्ड इन द कोर्ट टुडे रिगार्डिंग डिफेमेशन केस फिल्ड अगेंस्ट तेजस्वी यादव रिगार्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ गुजराती ठग्स, ठीक है, गुजराती ठग्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं डिफेमेशन के ऊपर। तो हमने बात की द फ्रेज आया राम गया राम, ठीक है, मतलब
पार्टी में आए गए ये वाला फ्रेज था, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हरियाणा एमएलए। तो इनका हरियाणा के एक एमएलए थे गया लाल, ठीक है। ये क्या किए थे कि एक ही दिन में स्विच किए थे अपनी ही पार्टी को, कितनी बार, 3 बार, ठीक है। 1967 में, 1967 में सिंगल डे में 3 बार पार्टी बदली, किसने, गया लाल ने, लीडिंग टू इट्स पॉपुलैरिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स। तब से ये आया राम गया राम वाला फ्रेज बहुत फेमस हो गया। मेंस में आपको डिफेमेशन के ऊपर अगर क्वेश्चन लिखने को आ गया तो इसको आप अपना इंट्रोडक्शन की तरह लिख सकते हैं। पूरा इंट्रोडक्शन एकदम सटीक है, इससे बढ़िया इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आपके डिफेमेशन केस में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका पूरे इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, ठीक है। 10th शेड्यूल इंसर्टेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, जब ये आया डिफेमेशन एक्ट लागू किया गया, तो कौन से शेड्यूल में, 10वें शेड्यूल में। अमेंडमेंट एक्ट कौन था, तो 52वां, 52nd। और कब इंट्रोड्यूस हुआ ये 52वां, तो 1985। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th शेड्यूल, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, ये आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, तो डिफेमेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अ लेजिस्लेटर कैन बी डिस्क्वालिफाइड इफ दे वॉलंटरली गिव अप देयर पार्टी मेंबरशिप, तो डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं, और डिसओबे पार्टी डायरेक्टिव्स ऑन अ वोट, ठीक है, तो उनके ऊपर डिफेमेशन चार्ज लग सकता है। द लॉ इज एप्लीकेबल टू बोथ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, यानी जो एमएलए होगा उस पर भी लगेगा और एमपी होगा उस पर भी लगेगा ये डिफेमेशन केस, ठीक है। मर्जर ऑकर्स विद एटलीस्ट 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटर इन फेवर ऑफ द मर्जर, तो डिफेमेशन केस नहीं लगेगा। अगर कोई पार्टी किसी पार्टी में अपने उस पार्टी के 2/3 यानी 66% एमएलए के साथ मर्ज कर जाए, ठीक है, चली जाए 66% के, तो डिफेमेशन केस नहीं दायर हो सकता। सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोवाइडेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ वेरियस टाइम्स, ठीक है। इट हैज रूल्ड दैट द फ्रेज वॉलंटरली गिव अप his membership has a broader meaning than formal resignation, allowing disqualification based on the members conduct। तो उसका कंडक्ट किस तरह से वो छोड़ के पार्टी जा रहा है, किस फेवर में जा रहा है, क्या उससे संन्यास ले रहा है या कोई और पार्टी ज्वाइन कर रहा है। तो ये जो वॉलंटरी गिव अप है ये बहुत लंबा फ्रेज है, तो इसको बार बार सुप्रीम कोर्ट क्या है, इसको नया नया इंटरप्रिटेशन देता रहता है। डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑन डिस्क्वालिफिकेशन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जब ये आया 1985 में, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाउस का होता है, चाहे चेयरमैन हो राज्यसभा का या स्पीकर हो असेंबली का, तो इसके ऊपर पहले राइट नहीं था, ठीक है, पहले राइट नहीं था। तो उसके बाद जो कोयलो केस हुआ, तो उसके बाद इसका जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो है, इसका जो है डिसीजन वो जुडिशियल रिव्यू के लिए पास कर दिया गया। तब से आपकी इसका भी डिसीजन जो है जुडिशियल रिव्यू के लिए परमिट करता है, ठीक है। मतलब ये कोई डिसीजन देता है तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन द नॉन रिवेबिलिटी क्लॉज ऑफ 1992, जब कोयलो के साथ अलाउिंग अपील्स अगेंस्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। तो यही सीआर कोयलो को केस था, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये न्यूज रही डिफेमेशन के, हमने देख लिया कि 10th शेड्यूल, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, यहां से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ सकता है। और कहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए परमिसिबल है कि नहीं, तो हाँ, तो इस पे ऑप्शन है कि हाँ। और केस पूछा तो 1992 का कोयलो केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको परमिट किया। इतना जो है यहाँ पे आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नाउ 462 किलोमीटर रोड ऑफ दीज 10 स्टेट हाईवेज ऑफ बिहार विल बी widened by 2025, people of 16 district will get benefited। तो this is not important, ठीक है। लेकिन ये जो 462 किलोमीटर की रोड है 10 स्टेट हाईवेज की बड़ी की जा रही है, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये जो 462 किलोमीटर की रोड जो चौड़ी की जा रही है, स्टेट बिहार विल बी वाइडेंड बाय 2025, पीपल ऑफ 16 डिस्ट्रिक्ट विल बी बेनिफिटेड। तो इसके लिए पैसा कौन दे रहा है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इन बिहार इसको फंड कर रहा है। Bihar, there is a plan to increase the width of 10 state highways at an estimate of 5153 करोड़, 5153 करोड़ रुपीस जो है ये इतना लग रहा है। और कौन दे रहा है, तो एडीबी दे रहा है। तो एडीबी के बारे में हमें जानना जरूरी हो जाता है। तो एडीबी क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। फॉर्म कब हुआ, 1966। हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस मनीला में, ठीक है। और एक इस तरह का बैंक है तो रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, और इसका एम क्या है, टू प्रमोट सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। तो इतनी चीजें 1966 में बना, फिलीपींस मनीला में हेडक्वार्टर है।
ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और कैसा है, तो रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि काम करता है फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एडीबी, याद रखिएगा, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है एडीबी। ठीक है, तो ये एडीबी के बारे में रहा। आपसे क्वेश्चन है, कुछ नेशनल हाईवेज बन रहे हैं बिहार में, ठीक है, तो वो नेशनल हाईवेज के ऊपर एक अलग से वीडियो हमने पहले ही बोला था कि जितने भी कंस्ट्रक्टिव नेशनल हाईवे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी कौन से कहाँ तक है। आपका काम है कि बिहार में टोटल नेशनल हाईवेज की लेंथ क्या है और बिहार में टोटल नेशनल हाईवेज की लेंथ क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट में, कितनी लेंथ है नेशनल हाईवेज की बिहार में, ठीक है, और कौन सी नंबर पे आता है, पोजीशन कौन सी है, ठीक है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, क्या है, ये भी बताना है, ठीक है। लार्जेस्ट जो लॉन्गेस्ट जो है कौन सा है, और स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे बिहार में कौन सा है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर लेंथ बोले इस पूरे कंट्री में नेशनल हाईवेज की कहाँ है, तो वो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, 17,000 कुछ किलोमीटर के आसपास है। दूसरे नंबर पे शायद यूपी है, फिर जो है आपका राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते नाउ, ठीक है। तो हमने देख लिया बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा, मॉनिटरिंग ऑफ टीचर स्टार्टेड विद द ऐप, द honorarium of education worker will be deducted if the attendance of children is less, ठीक है। तो एक ऐप, हमें इसमें क्या जानना है कि मॉनिटरिंग ऑफ टीचर विल बी डन थ्रू एन ऐप, तो टीचर स्कूल में आ रहा है कि नहीं वो ऐप से पता चलेगा, ठीक है, कि वो उसका अटेंडेंस कैसा है। और इसकी वजह से अगर स्टूडेंट्स का या जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, चिल्ड्रंस हैं, इनका जो है रेशियो गिरता है या अटेंडेंस गिरता है, तो इसका पनिशमेंट किसको दिया जाएगा, तो टीचर्स को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है द टीयर ए शिक्षा कोष ऐप, तो ये इसका नाम याद रखिएगा, ऐप का नाम है टीयर ए शिक्षा कोष ऐप। तो याद रखिए बस शिक्षा कोष ऐप है जिससे मॉनिटरिंग की जाएगी, शिक्षा कोष ऐप है, शिक्षा कोष ऐप। तो हमको बस यही पता करना है कि कौन सा ऐप है, तो ऐप का नाम है शिक्षा कोष। has been developed for the monitoring of academic and other school activities in government school of the state. Out of the 4 modules of e-Shiksha course, in the first phase 2 modules have to update the data of school and teachers, ठीक है। तो स्कूल और टीचर्स का डेटा अपडेट किया जाएगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं, तो ई शिक्षा कोष ऐप है। चलिए नाउ, तो जो है आप यहाँ देख रहे हैं 27/6/2023, तो बिहार कैबिनेट ने टोटल 25 डिसीजंस लिए हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, इस पर डिटेल वीडियो बनेगी, क्या क्या डिसीजन आए वो आपको 1-2 दिन बाद मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो है जल संसाधन विभाग, ठीक है, इसने क्या गंडक अकाली नाला, जिसको छाड़ी कॉमनली जानते हैं, गंडकी माही गंगा नदी जोड़, जो रिवर इंटरलिंकिंग जो कर रहे हैं योजना, जिसमें टोटल जो वो है जो खर्चा आएगा, ठीक है, वो कितना 6989.79 लाख का है, ठीक है। इतना जो है इसके लिए धन आवंटित किया गया, 69,89,79,000 रुपए, ठीक है, इसमें व्यय होंगे, ठीक है। कितने 6989.79 लाख, 6989.79 लाख रुपए टोटल खर्चा किया जाएगा। कौन सा, गंडकी अकाली नाला गंडकी माही गंगा नदी जोड़ परियोजना, या रिवर लिंकिंग ऑफ गंडक अकाली नाला छारी गंडकी माही गंगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज, सिवान और छपरा, 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो गोपालगंज, सिवान और छपरा, रिवर लिंकिंग ऑफ गंडक अकाली नाला प्लस गंडकी माही गंगा, ठीक है। तो इस क्या कंट्रोल करेगा, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट इसको इंप्लीमेंट कर रहा है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ गंडकी अकाली नाला छारी गंडकी माही गंगा लिंक कनाल इज द लेंथ ऑफ 170 किलोमीटर, तो कितना लेंथ होगा, 170 किलोमीटर का ये नाला बनाया जाएगा, या इंटरलिंकिंग का पूरा कनाल सिस्टम डेवलप किया जाएगा बाई सेक्शनिंग एंड एक्सक्वेशन फ्रॉम गंडक रिवर नियर हीरा पाकर टू गंगा रिवर नियर हाशिलपुर। तो इतना लंबा एक कनाल सिस्टम डेवलप किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें एंटी फ्लड सुलिस गेट्स वगैरह सारे डेवलप किए जाएंगे, यही है। तो कितना है, तो 170 किलोमीटर का। तो ये याद रखिएगा, जो आपका रिवर लिंकिंग है, गंडक का काली नाला, गंडकी माही गंगा रिवर इंटरलिंकिंग है, ठीक है। रिवर इंटरलिंकिंग की बात करें तो बिहार की सबसे फेमस रिवर इंटरलिंकिंग जो हमने कल क्लास में भी पढ़ाया था, वो है कोसी, सॉरी, ये आपका बिहार की बाउंड्री है, तो यहाँ से कहीं से कोसी गुजरती है,
और ये है मेची। ठीक है, तो कोशी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कहां से, ये हनुमानगढ़ बराज है, हनुमानगढ़ बराज, ठीक है, से कोची रिवर को मेची रिवर को इंटरलिंक किया जाएगा। तो ये जो कोसी है, कोसी का जो सरप्लस वाटर है वो किसमें ट्राइब्यूट किया जाएगा, मेची में, और मेची के थ्रू ये जाएगा किसमें, तो महानंदा में जाएगा। और मेची महानंदा से कहाँ मिलती है, तो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में, किशनगंज में, ठीक है, किशनगंज में। तो इससे आपको पता चला कि मेची किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो महानंदा की ट्रिब्यूटरी, महानंदा की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, महानंदा, तो महानंदा की भी दो स्ट्रीम है, एक फुलहर है जो कि नेपाल से आती है, और एक महानंदा है जो कि कहां से आती है, ये बताइए, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग हिल से। ठीक है, तो ये मिलके महानंदा रिवर बनाती है, और इसी महानंदा में मेची किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। ठीक है, और ये पानी कहाँ से, कोसी से मेची में ले जाया जा रहा है। कितना किलोमीटर है ये आपको कमेंट में बताना है, कितना किलोमीटर का ये लिंक कनाल डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, अभी ये अंडरगोइंग है, अंडरगोइंग। ठीक है, काफी न्यूज में था जब इसको लॉन्च किया गया था, तो अभी इसका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। कोसी रिवर, तो 3 रिवर सिस्टम है, अरुण कोसी है, और कौन कौन सी है वो आप बताएं, कल बताया गया था, और नीचे से 4 रिवर मिलती है, तो सप्तकोशी कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़। नेक्स्ट न्यूज इज पशु और मत्स्य संसाधन विभाग से है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से है। 2023-24 के लिए राज्य में योजना अंतर्गत तालाब मत्स्य का विकास और जीर्णोद्धार के तहत मीठापुर, जो तालाब डेवलपमेंट है वाटर बॉडीज का, मीठापुर पटना स्थित मत्स्य अनुसंधान तथा मत्स्य प्रशिक्षण सह प्रसार केंद्र। तो इसमें आपको ये पता चल रहा है कि जो आपका मत्स्य अनुसंधान केंद्र या फिशरी जो रिसर्च सेंटर है बिहार का, फिशरी रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे है, तो मीठापुर पटना में, मीठापुर पटना में, याद रखिएगा, एक एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है। तो इसके लिए कुल इतने पैसे, तो इंपॉर्टेंट नहीं कि लागत पर मत्स्य विकास भवन का निर्माण किया जाना है, बेसिकली बिल्डिंग डेवलप की जानी है मीठापुर पटना में। ठीक है, तो फिशरी रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, मीठापुर पटना में, ये पता होना चाहिए। तो ये अमाउंट सैंक्शन किया गया, तो अमाउंट से हमको मतलब है नहीं। ठीक है, क्योंकि पूछेगा नहीं। नेक्स्ट न्यूज इज कृषि विभाग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है। तो कृषि और जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर, सबौर कहाँ है, बहुत बार बताया गया कि आधारभूत संरचना निर्माण है, तो इतना पैसा किया गया है। ठीक है, तो बस ये, तो इसमें हम लोगों को बहुत कुछ नहीं जानना है, हल्की हल्की न्यूज है। तो आपको कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर में इतना संरचना निर्माण यानी जो आपका कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए 72.32 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, जिसको इस साल की स्वीकृति मिली है, प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई। नेक्स्ट न्यूज इज तेज आंधी तूफान से सुरक्षा के उपाय। तो बिहार गवर्नमेंट का एक ऐप है, ये आपके पास इमेज लाने का मतलब यही है कि इस ऐप को हम जाने। तो ऐप का नाम क्या है, इंद्र वज्र ऐप, इंद्र वज्र ऐप। ठीक है, वज्रपात की जानकारी, यानी जो आपका ठनका गिरता है या बिजली गिरती है, लाइटनिंग होती है, उससे ये प्रायर आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, इंद्र वज्र ऐप, तो बस इतना आपको पता होना चाहिए कि इंद्र वज्र ऐप किससे रिलेटेड है। ठीक है, नाउ 7 निश्चय 2 के तहत इतने पैसे 37,05,45,000 मात्र की अनुमति लागत व्यय पर देसी गोपालन प्रोत्साहन योजना। ठीक है, देसी गोपालन प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के सभी वर्गों के कृषकों को, सभी वर्गों के, जरूरी नहीं है कि जनरल है कि क्या है, और बेरोजगार युवक युवतियों के लिए रोजगार के सृजन हेतु इतने 20 देसी गाय, बाछी, हिफर, साहिवाल गिर के डेयरी इकाई की स्थापना का अनुदान व्यय की स्वीकृति दी गई है। तो ये पैसे उस अनुदान में जाएंगे। अभी इस जो स्कीम का है ना, डिटेल रिपोर्ट हमको 4-5 दिन बाद पता चलेगी कैसे कैसे स्कीम में किस रेशियो में जो है पैसे आवंटित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यही है जल संसाधन विभाग शिवहर जिला पिपरही प्रखंड के अंतर्गत बागमती बूढ़ी गंडक नदी जोड़ योजना। ठीक है, तो ये एक आपको और जो है रिवर इंटरलिंकिंग का वो मिल गया। तो कौन कौन सा, बागमती और बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक आपको सबको पता है कि ये बिहार से ही ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न चंपारण से, सोमेश्वर हिल रेंज से। और बूढ़ी जो बागमती है ये नेपाल से आती है, नेपाल हिमालय से आती है। ठीक है, तो इनका जो है इंटरलिंकिंग किया जा रहा है, तो ये भी याद रखेंगे। इन सबको जो है 1-2 दिन में आपको डिटेल में बताया जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है शिक्षा विभाग में कि अभी जो शिक्षक भर्ती आई है बिहार में, उसमें क्या है, अब जो बाहर के हैं लोग, नॉन रेजिडेंट ऑफ बिहार, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको भी डिटेल में देखेंगे। ठीक है,
डिटेल में देखते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि थरुहट क्षेत्र क्या है। थरुहट क्षेत्र आपका जो कि पड़ता है थारू से रिलेटेड है, थारू ट्राइब से। और थारू ट्राइब बिहार में कहाँ पाई जाती है, तो ज्यादातर किस जिले में, वेस्टर्न चंपारण में। और वही रीजन है थरुहट क्षेत्र का, हमने पढ़ाया भी था। तो अनुसूचित जाति, ठीक है, SC ST जो है, कल्याण विभाग द्वारा संचालित थरुहट क्षेत्र विकास योजना, थरुहट एरिया डेवलपमेंट स्कीम के किस जिले में चलाया जा रहा है, तो आप सबको पता है कि पश्चिम चंपारण, ठीक है, वेस्टर्न चंपारण में चलाया जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, नाउ बिहार मेगा फूड एक्सपो 2023 इंपॉर्टेंट है, आपसे बस पूछेगा कि इसका वेन्यू क्या था या लोकेशन क्या था, कहाँ पे आयोजित किया गया। तो 26 जून से 9 जुलाई तक 2023 में गांधी मैदान पटना में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे, गांधी मैदान पटना में। तो इसमें एग्जीबिशन होगा, बायर सेलर मीट होगा, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जो कि प्रोड्यूसर्स होंगे या एग्रीकल्चरिस्ट होंगे, और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। तो ये है ऑल अबाउट बिहार मेगा फूड एक्सपो 2023 which will be organized at गांधी मैदान पटना from 26 June to 9th of July 2023, right? Another news is कि स्टेट में 500 पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क जो है, फीमेल हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। तो फीमेल हेल्प डेस्क विल बी इंस्टॉल्ड इन 500 पुलिस स्टेशन ऑफ बिहार गवर्नमेंट स्टेट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, महिला अधिकारियों द्वारा समस्याओं की सुनवाई और तत्काल निपटारा किया जाएगा। तो जो आपकी सुनवाई करेगा वो फीमेल पुलिस ऑफिसर होगी, ना कि मेल पुलिस ऑफिसर। पीड़ित महिलाओं को जागरूक करना और उनमें आत्मविश्वास लाने का प्रयास किया जाएगा। छेड़खानी, घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न जैसी घटनाओं की त्वरित सुनवाई की जाएगी। ठीक है, तो महिला हेल्प डेस्क की स्थापना 500 पुलिस स्टेशन ऑफ बिहार में की जा रही है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपसे बस यही नंबर पूछ सकता है कि कितने इसमें, तो 500 पुलिस स्टेशनों में, 500 पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क। और जो 181 है, टोल फ्री नंबर है, महिलाओं के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है तो ये एक और टोल फ्री नंबर है बिहार का, जो कि उसी से रिलेटेड। नाउ अब इसमें अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण दिवस, ठीक है, यानी इंटरनेशनल नो टोबैको डे कब मनाया जाता है, तो 26 जून को मनाया जाता है। बस इतना सा जानना है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 26 जून को, 26 जून को। और इसी में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हैं आपके बिहार के गवर्नर हैं, जिनका ये संदेश है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको पता चली, तो नो टोबैको डे 26 जून को, और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के गवर्नर, इंटरनेशनल नो टोबैको डे। ठीक है, चलिए, पंचायती राज विभाग मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम, CM रूरल स्ट्रीट लाइट स्कीम के तहत प्रदेश के कुल 38 डिस्ट्रिक्ट में, कितने जिले हैं बिहार में, 38 के 912 पंचायतों में, टोटल नंबर ऑफ पंचायत कितनी है, 912 पंचायतों में अब तक कुल 27,593 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जा चुके हैं। बस इतना ही। ठीक है, तो सोलर स्ट्रीट लाइट, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत। ना मत्स्य पालकों, मछुआरों के लिए निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग का प्राविधान किया जा रहा है फॉर 2023-2024। तो बेसिकली प्रशिक्षण हेतु चिन्हित संस्थान कौन कौन से हैं, राज्य के बाहर है केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान। ठीक है, तो सेंट्रल फिशरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है, तो काकीनाडा में है, काकीनाडा, याद रखिएगा। तो ये आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान साल्टेक कोलकाता में भी है एक। ठीक है, तो दो हैं, काकीनाडा और साल्टेक कोलकाता में, यहाँ से प्रशिक्षण दिया जाएगा। और केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान बैरकपुर कोलकाता। तो ये तीन ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जो फिशर्स हैं, बिहार के फिशरमैन्स हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो फिशिंग जो है, जो उसका एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर को ढंग से कर पाए। ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ। तो ये है इसके बारे में। बालक बालिका छात्रवृत्ति योजना इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बालक बालिका छात्रवृत्ति योजना का, तो राज्य में जितने भी बालक बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके जो बेनिफिट है वो क्या है, प्रदेश के सरकारी स्कूल कक्षा 9 से 10 में जो अध्ययनरत छात्र जो पढ़ रहे हैं, छात्र छात्राओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू 1800 पर एनम की छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो कितने की स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो 1800 की। ठीक है, पर एनम है, एनुअल है। ठीक है, 1800 की पर एनम। और कौन से, तो 9वीं और 10वीं के जो छात्र और छात्र जो गर्ल और
बॉय चाइल्ड हैं, दोनों को दिया जाएगा 1800 रुपये पर एनम। ठीक है। नाउ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र में, जैसे जो जहाँ पे आर्सेनिक का दुष्प्रभाव है वहाँ पे आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में 6.7 लाख घरों तक गुणवत्तापूर्ण जल पहुंचाया जाना है या जा रहा है। तो ये निकाला है। तो आर्सेनिक की शिकायत बिहार के 18 जिलों में, 38 में से 18 जिले ऐसे हैं जहाँ पे लेवल ऑफ आर्सेनिक इज अबव द डेंजर लेवल। ठीक है। तो 18 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं। WHO की जो परमिसेबल लिमिट है ऑफ आर्सेनिक इज 10 माइक्रोग्राम पर लीटर। ठीक है, 10 माइक्रोग्राम पर लीटर। लेकिन जो बक्सर, भोजपुर और भागलपुर, ये तीन ऐसे जो मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें भी सबसे ज्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है बक्सर। ठीक है। तो आर्सेनिक से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बिहार का बक्सर, देन भोजपुर, देन भागलपुर। और टोटल नंबर ऑफ आर्सेनिक अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स आर 18। द हाईएस्ट आर्सेनिक कंटामिनेशन 1906 यूजी पर लीटर है। ठीक है, वो बक्सर में है, जबकि कितना है 10 होना चाहिए। ठीक है, इन ग्राउंड वाटर इन बक्सर। अशोक कुमार घोष जो कि हैं चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने बताया है। और ये जो स्टडी है ये भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बिहार की है। ठीक है। आर्सेनिक एज अ पॉसिबल रिस्क फैक्टर, जिससे क्या हो सकता है, गॉल ब्लैडर कैंसर हो सकता है अगर इसको परमिसेबल लिमिट के ऊपर लिया गया। तो ये आपका मेंस का भी एक अच्छा पॉइंट है और प्रीलिम्स का भी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे ज्यादा आर्सेनिक प्रभावित जिला बक्सर, देन भोजपुर, देन भागलपुर। ठीक है। चलिए, यानी माइनॉरिटी बालक बालिका जो है छात्रावास या हॉस्टल स्कीम, माइनॉरिटी गर्ल्स, माइनॉरिटी स्टूडेंट जो है आपका हॉस्टल स्कीम, इसमें क्या है, जो माइनॉरिटी समुदाय के छात्र छात्र को आधुनिक शैक्षणिक माहौल से परिपूर्ण आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो विभिन्न जिलों में कितने 46 जो है हॉस्टल्स जो है संचालित हैं, यानी ऑपरेशनल है। कितने हॉस्टल्स हैं? 46। और किसके लिए हैं? माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज के लिए। ठीक है। चलिए, छात्र छात्राएं अल्पसंख्यक समुदाय के हों, संबंधित जिले में मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थानों में अध्ययनरत हों। तो जरूरी नहीं है कि ये स्कूल में हो कि कॉलेज में हो, किसी में भी हो सकते हैं, बस इनको क्या है, इनका स्टडी ऑनगोइंग होना चाहिए, ऑनगोइंग होना चाहिए, एंड वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आने चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए इनको छात्रावास योजना का लाभ दिया जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ जो हॉस्टल्स हैं वो कितने हैं? पूरे स्टेट में 46 हैं फॉर दिस पर्पज। नाउ बिहार राज्य खादी ग्रामोदय बोर्ड द्वारा जो है आयोजित किया गया है खादी मेला सह उद्यमी बाजार। ठीक है। तो उद्यमी बाजार यानी खादी मेला और उद्यमी बाजार, तो 23 जून से 2 जुलाई तक चलेगा, कचहरी मैदान हाजीपुर में। बस इतना ही है। ठीक है। तो खादी मेला कहाँ पे? कचहरी हाजीपुर, कचहरी मैदान हाजीपुर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।